नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर के बारे में। 350 सीसी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये लेटेस्ट ऑफरिंग है। हालांकि प्रोडक्ट नया है, पर यहाँ पे आपको सब कुछ नया नहीं मिलता है। रॉयल एनफील्ड ने डेफिनेटली काफ़ी सारे पार्ट चेंजेस किए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो इसकी जो फ्रेम मिलती है वो सेम फ्रेम आपको क्लासिक और मीटियोर के साथ देखने को मिलती थी। उसके बाद इसमें जो जे सीरीज का इंजन लगा हुआ है, वो जे सीरीज का इंजन भी वही दोनों गाड़ियों में से उठाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर स्विच गियर की बात करो या फिर लाइटिंग की बात करो, तो वो सभी चीजें भी आपको डेफिनेटली पार्ट शेयरिंग के बेसिस पे ही देखने को मिलेगी। रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को लॉन्च किया, उसके पीछे का मकसद वो था कि उन लोगों को चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर लोग है इससे अट्रैक्ट हो। तो यंगस्टर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बाइक में कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि यंगस्टर लोगों को क्या पसंद है कि इंजन एकदम स्मूथ होना चाहिए, वाइब्रेशन नहीं चाहिए उन लोगों को, फिर फीचर अच्छे खासे होने चाहिए, ब्रेकिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद जो गियर शिफ्टिंग है वो आपको एक्यूरेट दिखना चाहिए। तो ये सभी चीजें अगर आपके पास होगी तो ही यंगस्टर लोग है वो अट्रैक्ट हो पाएंगे। उसके साथ साथ यंगस्टर लोगों को रेट्रो लुक भी चाहिए, तो रेट्रो लुक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ साथ इसमें काफी सारे बदलाव किए हैं, जैसे कि यंगस्टर लोगों को पसंद में आए। जैसे कि इसके साथ आप इसका व्हील बेज देख रहे हो, तो ये सेगमेंट में सबसे छोटा है। मतलब 350 सीसी सेगमेंट की कोई भी गाड़ी ले लो रॉयल एनफील्ड की, तो सबसे छोटा है। अब ये सबसे छोटा व्हील बेज है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे कई सारे पॉजिटिव चीजें मिलती है, जैसे कि आपको एजिलिटी है वो बहुत अच्छी खासी मिलती है। उसकी वजह से ये सिटी राइडिंग में सबसे बेस्ट हो गई है। उसके साथ साथ आप अगर हाईवे पे जाना चाहते हो तो वहां पे भी ये डेफिनेटली आपको लॉन्ग राइड भी अच्छी तरह से करवाएगी। उसके बाद अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें, तो इंजन आपको यहाँ पे सेम पावर प्रोड्यूस करता है जो हमने क्लासिक और मेटियोर के साथ देखा है, पर यहाँ पे गाड़ी का वेट है वो डेफिनेटली अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है। वो वेट रिड्यूस होने की वजह है कि इन लोगों ने यहाँ पे मोस्टली प्लास्टिक पार्ट्स का यूज किया है। रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में हमने देखा है कि मोस्टली हमें जो मटेरियल देखने को मिलता है वो मेटल का ही मिलता है, उसकी वजह से वेट डेफिनेटली ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे प्लास्टिक की वजह से आपको रेट है वो रिड्यूस हुआ है। ये बाइक मोस्टली आपको 180 किलोग्राम के आसपास ही देखने को मिलती है। अगर आप दूसरी रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही लाइट वेट है, और वो लाइट वेट होने की वजह से आपको इसमें जो इंजन मिलता है वो सेम पावर और टॉर्क ही प्रोड्यूस करता है। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा जो पंचीनेस है वो ज्यादा फील होने वाली है इस बाइक के साथ। तो वो भी एक इसकी बहुत बड़ी यूएसपी है। उसके साथ कई सारे ऐसे यंगस्टर है जो रॉयल एनफील्ड के साथ नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे जो वेट को जो रिड्यूस किया है वो भी इसकी एक यूएसपी है कि अगर गर्ल्स राइडर को भी ये बाइक खरीदना है लॉन्ग राइड के लिए, तो गर्ल्स राइडर भी इसके साथ जा सकते। इसके बाद अगर हम इसके ड्राइविंग पोस्चर के बारे में बात करें, तो ये गाड़ी ड्राइविंग पोस्चर में भी बिल्कुल सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे बैठने वाले हो। तो यहाँ पे आप देखो तो मेरे जो हाथ है वो डेफिनेटली एकदम प्रॉपर रहते हैं। मेरे को ज्यादा लीन नहीं होने का बैठना है और ज्यादा ऊंचाई पे भी नहीं बैठना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो पेडल का पोस्चर मिलता है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ना तो आपको यहाँ पे ज्यादा आगे की साइड पेडल मिलता है जैसे कि हमने मेटियोर के साथ देखा है। क्लासिक की अगर हम बात करें तो क्लासिक में इसके थोड़ा थोड़ा सा इसके आगे मिलता है, ताकि आप एकदम स्ट्रेट एंगल में हो पाओ। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पोर्टियर लुक देने की कोशिश की है, और आपका जो पेडल है वो थोड़ा सा प्रॉपर पीछे मिलता है। तो आपकी जो राइडिंग पोजीशन है वो डेफिनेटली एक बेहतरीन रहने वाली है, अगर आप दूसरी रॉयल एनफील्ड की कोई भी गाड़ियों से कंपेयर करें तो ऐसे ही कई सारे यूएसपी है इसके साथ। हम सभी चीजों की एक एक करके बात करेंगे, और मोस्टली जो यूएसपी है वो हम ड्राइविंग करते वक्त बात करेंगे कि क्या कुछ आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, सभी चीजें आपको एक एक करके पहले समझा देता हूँ कि गाड़ी में क्या कुछ ऑफर करता है, उसके बाद हम ड्राइव करते वक्त बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट लुक के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा फ्रंट लुक मिलता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो टोटली हेलोजन यूनिट है। यहाँ पे भी दोनों इंडिकेटर है वो भी आपको हेलोजन में देखने को मिलते हैं। हालांकि आप थर्ड पार्टी एसेसरीज या फिर रॉयल एनफील्ड से यहाँ पे एलईडी लगवा सकते हो, पर आपको डेफिनेटली इसके साथ एलईडी देखने को नहीं मिलती है। उसके नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको जो मफगार्ड मिलता है वो प्लास्टिक का मिलता है, और आगे का जो सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है, जो कि 130 mm के ट्रैवल के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज देख रहे हो बहुत ही काम की चीज है। आपकी धूल मिट्टी अगर इसके अंदर नहीं जाएगी तो आपकी जो ऑयल सील्ड है उसको डैमेज होने के चांसेस है वो बहुत ही कम है, और आपकी जो ऑयल सील्ड है वो ज्यादा टाइम तक टिक पाएगी। उसके बाद अगर हम इसके टायर साइज के बारे में बात करें, तो फ्रंट में आपको 110 17 इंच के टायर मिलते हैं। उसके साथ आप अगर इसकी डिस्क ब्रेक देखो तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 300 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम इसके साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा लुक देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें तो सेम ही जे सीरीज का इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि सेगमेंट में सबसे लोवेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है। और इसके साथ ये ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको प्रॉब्लम ये होने वाला है कि अगर आप इसको ऑफ रोड लेने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको गड्ढों से बचा के रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अगर सिटी में चला रहे हो तो कोई भी बहुत ही बड़ा बम्प आ जाता है तो वहां से भी संभाल के इसको निकालना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे आपको इंजन प्रोटेक्शन जरूर दिया गया है, तो नीचे से कोई लगेगा ऐसा कुछ देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है।
उसके बाद अगर हम इस फुट रेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे पीछे वाला और आगे वाला फुट रेस्ट है वो बहुत ही आपको नज़दीक देखने को मिलता है। तो अगर आपका पाँव है वो थोड़ा बहुत बड़ा है और पीछे भी कोई पिलियन बैठा हुआ है तो उसके दोनों के पाँव है टकराने की यहाँ पे नौबत डेफिनेटली आपको आएगी। अगर ये पर्टिकुलर स्टैंड की बारे में बात करें तो ये स्टैंड है वो ECU से कनेक्टेड है, मतलब अगर आपका स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक है वो स्टार्ट नहीं होगी, और अगर आपकी बाइक स्टार्ट है और आप स्टैंड को लगाते हो तो आपका जो इंजन है वो कट ऑफ हो जाएगा। फिर अगर हम इसके रियर सेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं वो आपको ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सस्पेंशन है आपको स्टीप महसूस होने वाले है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखो तो आपको प्रॉपर सारी गार्ड भी मिलता है, जो कि हमारे इंडियन में नॉर्म्स है कि सभी बाइक के साथ आपको सारी गार्ड देखने को मिलता है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। हालांकि इसमें ड्यूल चैनल ABS आती है तो पीछे भी आपको ABS यूनिट मिल जाता है और आगे की ओर भी आपको ABS यूनिट ही मिल जाता है। हम इसके अगर टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे जो रियर टायर है वो 140 70 इंच का मिलता है, मतलब आगे और पीछे दोनों टायर आपको 70 इंच के मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको जो डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है वो 270 mm की डिस्क ब्रेक पीछे की ओर देखने को मिलती है। अगर हम इसके टायर चौड़ाई के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड की जो बाइक स्ट्रीम है उसमें सबसे जो चौड़ा जो आपको व्हील देखने को मिलता है वो इसी बाइक के साथ देखने को मिलता है। फिर अगर हम यहाँ पे कोई भी पार्ट्स क्वालिटी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली पार्ट्स में आपको कहीं पे भी कोई भी शिकायत महसूस नहीं होगी। हालांकि इसमें जो प्लास्टिक का यूज किया गया है, आप मफलर को देखो, फ्रंट मफलर या फिर रियर मफलर, तो सभी जगह पे प्लास्टिक ही दिया गया है, पर प्लास्टिक क्वालिटी में भी आप कोई भी शिकायत नहीं कर पाओगे। और अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करें, ब्रेक पेडल का फील हो गया या फिर यहाँ पे आप जो फुट रेस्ट देख रहे हो उसके बारे में बात करें तो वहाँ पे भी क्वालिटी में आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। फिर हम यहाँ पे बात करें तो आपको राउंड शेप के जो रियर व्यू मिरर है वो देखने को मिलते हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड के साथ ही आता है, कोई एसएसएस का पार्ट नहीं। यहाँ पे नीचे देखो तो आपको इंजन किल स्विच के साथ सेल्फ स्टार्टर का ऑप्शन भी यहाँ से ही मिलता है, और यहाँ पे डेफिनेटली आपको एजेड लाइट की चीज है वो दी गई है। यहाँ पे फ्रंट ABS के लिए आपको जो ऑयल टैंक मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। उसके साथ यहाँ पे आप देखो तो स्पीडोमीटर मिलता है, और स्पीडोमीटर के साथ यहाँ पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ट्रिप मीटर, फिर यहाँ पे आपको फ्यूल गेज भी देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कोई भी टेकोमीटर के सिस्टम नहीं दी गई है। बाकी यहाँ पे मल्टीपल ट्रिप मीटर, और अगर आपका फ्यूल कम है तो यहाँ पे आपको ट्रिप ऐप का भी ऑप्शन दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी के सभी लाइटिंग के कंट्रोल और इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ऑन की स्विच भी दी गई है। अगर आपको MID को कंट्रोल करना है तो वो डेफिनेटली आपको इस स्विच से करना पड़ेगा। हालांकि हमने यूजुअली देखा है कि यहाँ पे हमको पास की स्विच मिलती है, पर यहाँ पे पास की स्विच है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर ऐसे करोगे तो आपका पास है वो यहाँ पे डेफिनेटली लगने वाला है। ये छोटा सा एर्गोनॉमिक्स इश्यू है, पर अगर आप डेली ड्राइव करते हो तो आपकी आदत लग जाएगी और उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम इस पर्टिकुलर क्लच लीवर के बारे में बात करें तो क्लच लीवर है आपको थोड़ा दूर महसूस होगा कंपेरेटिव टू अदर बाइक अगर आप चलाते हो तो, पर यहाँ पे क्लच है वो लाइट है और ऐसी कोई परेशानी नहीं है, पर आपको पूरा का पूरा आपका हाथ है वो खोल के इस क्लच लीवर को या फिर ब्रेक लीवर को है वो एक्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इसके रियल लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो रियल में टेल लैंप मिल रहा है वो LED यूनिट है कंप्लीट। हालांकि ये जो दोनों इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में मिलते हैं। यहाँ पे इस गाड़ी में सिर्फ यही एक पोर्शन है जहाँ पे आपको LED देखने को मिलती है, बाकी सभी की सभी जो लाइट है वो आपको हेलोजन में देखने को मिलती है। आइए मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट है वो सुना देता हूँ। तो इसका एग्जॉस्ट नॉइज है वो बहुत ही अच्छा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही ज्यादा नॉइज कर रहा है दूसरी रॉयल एनफील्ड की गाड़ी की तरह, और आपको ऐसा भी नहीं फील होगा कि ये कम है। आपको प्रॉपर यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट है वो देखने को मिलता है, आपको किसी भी टाइम इस एग्जॉस्ट नोट से इरिटेशन नहीं होने वाला है। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं कि रॉयल एनफील्ड हंटर हमें ड्राइव करते वक्त कैसा फील होता है। तो सबसे पहले जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी तरह का वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता। वो वाइब्रेशन ना तो आपको आइडल केस में देखने को मिलेगा और ना ही जब आप ड्राइव करते हो तब आपको ऑन दी रोड भी आपको महसूस होगा। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने वाइब्रेशन को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया है। आपको पहले जैसी फील नहीं आती, जैसे पुराने रॉयल एनफील्ड की बाइक में आपको लगता था कि आपके जो हाथ है उस पे मसाज हो रहा है, तो यहाँ पे वो कुछ भी सीन नहीं है। अभी यहाँ पे आपको एक जो नॉर्मल बाइक आती है वैसे ही बाइक आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर आप टोटली वहाँ पे फोकस करोगे कि मेरे को वाइब्रेशन महसूस करना ही है तो फिर जाके आपको वाइब्रेशन थोड़े बहुत माइनर से ऐसे महसूस होंगे। अदरवाइज आप उस पे फोकस नहीं करोगे वाइब्रेशन पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक रॉयल एनफील्ड की बाइक
चला रहे हो। अगर इसके इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सेम 20 bhp का पावर मिलता है और 27 Nm का ही टॉर्क मिलता है। यहाँ पे इंजन में कोई भी पावर फिगर में चेंजेस नहीं है एज कम्पेयर टू क्लासिक और मीटियर। पर यहाँ पे सबसे पॉजिटिव पॉइंट वो है कि यहाँ पे आपको जो वेट रिड्यूस होकर मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपको 180 kg के अराउंड ही आपको कब वेट देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली वहां पे जाके आपको थोड़ी सी बाइक है वो पेपी महसूस होगी। अब यहाँ पे आपको जो वेट रिड्यूस हुआ है उसके साथ साथ यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने एक दूसरा भी चेंज किया है कि यहाँ पे जो आपको व्हील बेस है वो सबसे छोटा मिलता है इस सेगमेंट में। तो ये व्हील बेस छोटा होने की वजह से और वेट रिड्यूस हुआ है उसकी वजह से आपको एजिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है इस बाइक की। तो जब भी आप सिटी में मनोवर करना चाहोगे, मतलब सिटी में आप जब ट्रैफिक में कट्स या वगैरह लेना चाहते हो या फिर कॉर्नर पे जब आप जाओगे तो डेफिनेटली आप कॉर्नर पे से हाई स्पीड को इसको निकाल सकते हो, वहां पे आपका जरा सा भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। तो ये हंटर के साथ यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने वो एक बहुत ही बढ़िया चीज कर दी है और वहां पे वो हंटर का एक पॉजिटिव पॉइंट भी माना जाता है। ये पर्टिकुलर इंजन है वो बहुत ही रिफाइंड हो गया है, आप इसको आराम से 90 या फिर 100 पर क्रूज कर सकते हो और इंजन जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लेता है। इंजन के बारे में अगर हम एक नेगेटिव साइड की बात करें तो वो है इसका इंजन का हीटिंग। इंजन है बहुत ही ज्यादा हीट कर लेता है। आप इसको लॉन्ग रूट पे चलाओगे तो एयर कूल इंजन होने की वजह से आपको डेफिनेटली बहुत ही गर्मी महसूस होगी और वो गर्मी आपके पाव पे भी आपको महसूस होने वाली है। तो जो इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से स्पेशली हम समर में बात करें वहां पे आपको इंजन की हीटिंग है वो बहुत ही फील होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो हीटिंग की वजह से आपको बाइक अपनी रोकनी पड़ेगी और इंजन को कूल डाउन होने देना पड़ेगा। पर हाँ, टेम्परेचर अगर बहुत ही ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको इंजन की हीटिंग है वो बहुत ही ज्यादा महसूस होने वाली है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने आपको कोई भी तरह का ऑयल कूलिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इंजन के साथ आपको इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम है ऑलवेज महसूस होने वाला है। उसके बाद अगर हम इसके गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो गियर बॉक्स भी काफी अच्छा हो गया है। आपको जरा सा भी प्ले यहाँ पे महसूस नहीं होगा। आप हर टाइम पे एक्यूरेट गियर में स्लॉट हो पाओगे और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ मेरा गियर है वो सही से लग गया है। उसके साथ साथ गियर रेशियो के बारे में बात करें तो गियर रेशियो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। आप फर्स्ट गियर में विदाउट एक्सीलरेटर आपकी गाड़ी को डेफिनेटली आराम से उठा सकते हो और अच्छा खासा अगर क्लाइम करना है तो भी आप फर्स्ट गियर में विदाउट क्लच आप वो पर्टिकुलर क्लाइम को अचीव कर पाओगे। हालांकि यहाँ पे गियर रेशियो उतना ट्रैक्टेबल नहीं है। अगर आप सेकंड गियर में विदाउट एक्सीलरेटर बाइक को चलाना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं रहता है। उसके साथ साथ मैंने इसका हायर गियर है उसकी ट्रैक्टेबिलिटी भी चेक करने की कोशिश की थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अगर फोर्थ गियर में आपको बिलो 30 चलना है तो वो नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ फिफ्थ गियर में आप अगर बिलो 40 रहने की ट्राई करोगे तो वो भी नहीं पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने लगातार कोशिश की कि मैं एक मिनिमम स्पीड अचीव कर पाऊँ हायर गियर में, पर वो नहीं हो पा रहा था। तो गियर रेशियो बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। हालांकि जो इनिशियल गियर है वही शॉर्ट है, मतलब आप फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से थर्ड पे आपको जल्दी जल्दी पहुंच जाना पड़ेगा, क्योंकि हंटर की जो टॉप में जो रेव रेंज है उसमें आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पावर महसूस नहीं होगा, पर आपको जो लो एंड और मिड रेंज है वो बहुत ही पावरफुल यहाँ पे मिलने वाली है। तो इनिशियल गियर है वो शॉर्ट है। उसके बाद जाके आप अगर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर की बात करो तो वो थोड़ा बहुत टोल आपको मिलता है। अब सेम गियर में बहुत ही ज्यादा स्पीड भी अचीव कर सकते हो, तो वहां पे आपको फ्रीक्वेंट गियर चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। पर जैसे आप स्पीड रिड्यूस करते जाओगे तो आपको डेफिनेटली बाइक को एक सही गियर में लाना पड़ेगा, अदरवाइज इंजन है वो बहुत ही आपको वाइब्रेशन भी देगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंजन है वो स्ट्रेस ले रहा है। उसके बाद अगर हम इसके क्लच के बारे में बात करें तो क्लच आपको डेफिनेटली थोड़ा हेवियर साइड फील होगा। जैसे कि हम इसके अदर कॉम्पिटिटर के बारे में बात करें, होंडा की 350cc बाइक आती है तो उसमें आपको इतना हेवी क्लच देखने को नहीं मिलता है, पर यहाँ पे हंटर के साथ आपको डेफिनेटली वो महसूस होगा। उसके साथ साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हैंडल से क्लच का जो डिस्टेंस है वो भी थोड़ा ज्यादा है, तो आपको अपना पूरा हाथ है वो खोल के क्लच करना पड़ेगा। सेम केस आपको जो फ्रंट के ब्रेक लीवर है उसके साथ भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो सस्पेंशन भी एक नेगेटिव साइड ही यहाँ पे जाता है। आपको जो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं उसमें कोई भी तरह का इश्यू नहीं है, वो सारे के सारे जो बम्प्स है, शॉक है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। पर रियर में आपको जो ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं वहां पे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। रियर के सस्पेंशन है आपको बहुत ही स्टीप महसूस होगा। ये सस्पेंशन जो रॉयल एनफील्ड ने डिजाइन किया है हंटर के लिए वो आपको डेफिनेटली इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किया है, ऐसा आपको नहीं लगेगा। आप अगर कोई ऐसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे रोड से वो बहुत ही अच्छा है तो वहाँ पे डेफिनेटली आप हंटर को चला सकते हो आराम से, पर इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ये सस्पेंशन आपको बहुत ही स्टीप महसूस होगा। आप अगर अपनी बाइक को थोड़े बहुत अनड्यूलेशंस वाले सड़क है या फिर छोटे मोटे गड्ढे है या फिर बड़े गड्ढे है, कोई भी तरह की सड़क पे से निकालोगे तो सभी के सभी अनड्यूलेशंस या फिर सभी के सभी गड्ढे आपको आपकी पूरी बॉडी में फील होंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैं थोड़े बहुत खराब रास्तों पे से इसको लेकर निकला। हालांकि यही सस्पेंशन आपकी बाइक की स्टेबिलिटी
रिलायबिलिटी में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। आपको कहीं से भी हायर स्पीड में कॉर्नर करना है तो आपका कॉन्फिडेंस है वहाँ पे जरा सा भी लूज नहीं होने वाला है। अब ये स्टीप सस्पेंशन की वजह से एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि ये बाइक है वो पिलियन राइडर के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप पिलियन राइडर के साथ लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हो या फिर सिटी में भी पिलियन राइडर को बिठा कर इसके साथ ट्रैवल करना चाहते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली पिलियन राइडर है वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ रियर सस्पेंशन। दूसरी बात, इतने स्टीप सस्पेंशन आपको दिए गए हैं तो अगर आप पिलियन राइडर के साथ ही ट्रैवल करना चाहते हो हंटर के साथ में तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी बाइक पे बैक रेस्ट लगवा लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वहाँ पे। अगर आप बैक रेस्ट लगवा लेते हो तो फिर पिलियन राइडर का कंफर्ट है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हालांकि गड्ढे तो उतने ही महसूस हो गए पर बैक रेस्ट की वजह से थोड़ी बहुत सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसमें इतना सारा जर्क महसूस होता है वो इसमें आपको बहुत ज्यादा टॉर्क देखने को मिलता है तो वो टॉर्क और वो जर्क की वजह से पिलियन राइडर को पीछे से जो गिरने का आपको जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसके ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल एबीएस देखने को मिलती है और इसके साथ कैसा सीन है कि आपको जो रियर में एबीएस मिलती है वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव देखने को मिलती है। मतलब आप थोड़ा बहुत ही ब्रेक पेडल प्रेस करोगे तो अच्छी खासी बाइट आपको देगी रियर टायर के साथ। और फ्रंट में जो एबीएस मिलती है वो आपको डेफिनेटली नॉर्मल देखने को मिलती है। तो जब आप हायर स्पीड पे ब्रेकिंग करना चाहो तो आप ऐसा ट्राई करो कि रियर की ब्रेक है वो थोड़ी कम अप्लाई करो कंपेयर टू दी फ्रंट ब्रेक, ताकि आपका जो रियर टायर है वो स्कीड कर जाए, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए और आपकी गाड़ी है वो बहुत ही कम डिस्टेंस में रुक जाए। हालांकि आपको इसमें एबीएस चैनल मिलता है तो स्कीड करने का ऐसा कोई मेजर इश्यू आएगा नहीं। फिर भी अगर थोड़े बहुत कंकन वाले या फिर ऐसा कुछ रोड है तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली वो इश्यू आ सकता है। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि रियर एबीएस का थोड़ा बहुत कम यूज करो कंपेयर टू द फ्रंट एबीएस। उसके बाद अगर हम इसके विजिबिलिटी के बारे में बात करें तो बाइक में एज सच कोई विजिबिलिटी का सीन होता नहीं है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो राउंड शेप के रियर व्यू मिरर आपको दिए जाते हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि मेरे को पर्सनली वो विजिबिलिटी है वो थोड़ी बहुत कम लगती है कंपेयर टू दी अदर शेप के जो रियर व्यू मिरर आते हैं। तो आपको इसके साथ अगर कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो आप डेफिनेटली इसके साथ रह सकते हो। अदरवाइज आप ऐसी कोशिश करो कि जो अच्छे लुक वाले आपको अदर शेप के जो रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं तो फिर आप उसको लगवा सकते हो। विजिबिलिटी में दूसरी बात करें तो इसका जो हेडलैम्प का थ्रो है वो नाइट में आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत कम लग सकता है क्योंकि इसमें एलईडी आपको नहीं ऑफर की गई है और एक सिंगल हेलोजन बल्ब भी देखने को मिलता है जो कि हाई बीम और लो बीम दोनों का काम करता है। तो डेफिनेटली आपका इसका जो हेडलैम्प का थ्रो का जो परफॉर्मेंस है वो नाइट में थोड़ा बहुत लग सकता है कि ये प्रॉपर नहीं है। अगर आप अपनी ज्यादातर जर्नी नाइट में ही करने वाले हो तो डेफिनेटली आप इसके हेडलैम्प को चेंज करवा लीजिए। आपको एलईडी यूनिट के साथ या फिर थोड़े बहुत हायर वोल्टेज के बल्ब के साथ ही हेलोजन में चाहिए, अदरवाइज आपको नाइट ड्राइविंग में थोड़ी बहुत परेशानी करवाएगा। उसके बाद अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो सबसे लोवेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक के साथ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 150 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है जो कि डेफिनेटली बहुत ही कम है। अगर आप सिटी में भी ट्रैवल करते हो और आपको बहुत ही बड़े बम्प में से निकलना है तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत ध्यान वहां पे रखना होगा कि मैं इजीली इस बम्प में से निकल जाऊं। या फिर आप जब हायर स्पीड पे हाईवे पे जा रहे हो और वहां पे कोई ऐसा सडन बम्प आ जाता है या फिर सडन गड्ढा आ जाता है तो आपकी बाइक डेफिनेटली नीचे से टकरा सकती है। हालांकि नीचे इंजन प्रोटेक्शन और वो सब आपको दिया जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, पर हाँ डेफिनेटली आपकी बाइक है वो वहां पे थोड़ी बहुत अनबैलेंस हो सकती है अगर नीचे से वो टकरा जाती है अगर आप स्पीड के साथ जा रहे हो तो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इसके थोड़े बहुत नेगेटिव साइड के साथ ही जाता है। और इसके साथ अगर आप अच्छी खासी ऑफ रोड करना चाहो तो वो डेफिनेटली ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अदरवाइज इसका इंजन में कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, इंजन है वो डेफिनेटली कैपेबल है आपको ऑफ रोड करना है तो। उसके बाद अगर हम इसके माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज आपको डेफिनेटली 35 से लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर की दे देगा। अगर आप ज्यादातर हाईवे पे इसको क्रूज करते हो 90-100 की स्पीड अचीव करते हो तो आप डेफिनेटली 38 से 40 तक की माइलेज निकाल पाओगे। और सिटी में ज्यादातर आप अगर कंप्यूट करते हो और अगर आराम से चलाते हो इस बाइक को तो आप डेफिनेटली 35 से लेकर 38 तक की माइलेज भी निकाल सकते हो। तो माइलेज के साथ भी गाड़ी है वो बहुत ही अच्छी है, उसमें भी आपको कोई भी परेशानी नहीं महसूस होगी। तो बस यही सब थी कमेंट्स मेरी हंटर के बारे में। मेरे को डेफिनेटली ये बाइक है बहुत ही पसंद आई है। इसकी जो एजिलिटी है, इसका जो वेट रिड्यूस हुआ है, इसका जो व्हील बेस है वो कम हुआ है, तो वो सभी इसके साथ डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट के साथ जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट सस्पेंशन के साथ देखने को मिलता है और थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको इसके ग्राउंड क्लियरेंस के साथ देखने को मिलता है। बाकी एज सच गाड़ी में कोई भी इश्यू नहीं है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो बाइक है वो डिजाइन की गई है वो प्रोफेशनल राइडर्स के लिए डिजाइन की गई है। अगर आपका जो काम है वो ऐसा है कि कुछ प्रोफेशनल आपको दिखना है तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपकी पर्सनालिटी को सूट करेगी। उसके साथ साथ अगर आपको ज्यादातर सिटी ड्राइविंग करना है तो भी ये गाड़ी है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती है। और अगर आप वीकेंड पे थोड़े बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड पे भी जाना चाहते हो तो भी ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही परफेक्ट साबित होकर निकलेगी। उसके साथ साथ इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही आपको लोवेस्ट देखने को मिलती है, तो वो भी एक सबसे बड़ी यूएसपी है हंटर
हंटर के साथ। और इसके साथ आपको अभी डेफिनेटली बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलते हैं, तो यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए जाते हैं वो भी इसके साथ एक पॉजिटिव साइड में ही जाके निकलता है। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन में ऐसा है कि आपको इस सेगमेंट में मतलब 350cc सेगमेंट में आपको इससे बेहतर बाइक अभी के लिए तो कोई देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको इसका जो बजट है वो ज्यादा लगता है, हालांकि ये सबसे लोवेस्ट प्राइस पॉइंट में आपको देखने को मिलती है 350 सेगमेंट में, पर फिर भी आपको अगर बजट थोड़ा ज्यादा लगता है तो इसकी सेम कैटेगरी में आप टीवीएस रोनिन को एक बार देख सकते हो। हालांकि वो इतना पावर और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी और उसको चलाने में आपका जो रॉयल एनफील्ड का फील है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, पर वो भी एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, कई सारे फीचर के साथ में आती है और उसका जो इंजन है वो भी आपको स्मूथ और साइलेंट देखने को मिलता है। बाकी आप अगर इसके साथ जाना चाहते हो तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉबैक बताया, वही कि आपको थोड़े से इसके सस्पेंशन है और रियर का स्टीफ लगेगा। उसके अलावा इसमें कोई भी आपको परेशानी वाली बात नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी है वो भी आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। और बाकी भी अगर आप कोई भी पार्ट्स क्वालिटी की या फिर बिल्ड की बात करो तो वहाँ पे भी आपको जरा सा भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो एक परफेक्ट पैकेज है, डेफिनेटली आप इस गाड़ी को उठा लो। यही सब कुछ था रॉयल एनफील्ड हंटर के बारे में मेरा इस वीडियो में ओपिनियन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बाइक के साथ या फिर किसी और गाड़ी के साथ। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।